किसी हॉलीवुड मूवी को देखने में इतना मजा नहीं आएगा जितना तुमको आज इस वीडियो में आने वाला है गाइस। बिकॉज ऐसी सी बातें मैं इस वीडियो में बोलूंगा जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी थी और पहली बार इस वीडियो में तुम सुनोगे। ठीक है, तो चलो। तो ध्रुव राठी ने 26/11 अटैक को पुलवामा अटैक से कंपेयर किया। दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं कंपेरिजन के हिसाब से थोड़ा सा तुमको बता देता हूँ कि 26/11 अटैक में 3 दिन तक सारे के सारे आतंकवादी जो होते हैं यहाँ इंडिया में घुसकर लोगों को मार रहे होते हैं। मुंबई के अलग अलग लोकेशन पे वो सब के सब किसी बड़े आदमी की तलाश में होते हैं जिसको पकड़ के सरकार से नेगोशिएट कर सके। ठीक है, लेकिन वो चीजें इन लोग की सही से काम नहीं हो पाती है, सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। वो लोगों का बड़ा प्लान यही था कि ताज होटल में घुसकर किसी बड़े आदमी को पकड़ो, उसको होस्टेस बना के सरकार से नेगोशिएट करा जाए और बहुत सारे आतंकवादी छुड़वाने का प्लान था, बिल्कुल वही कांधार हाईजैक की तरह। पुलवामा अटैक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। वहां पर चीजें अचानक से होती हैं और पुलवामा अटैक भी 26/11 की तरह ही गवर्नमेंट एजेंसीज का बहुत बड़ा फेलियर था। मैं ये बात मानता हूँ। ठीक है, जैसे पुलवामा अटैक एक फेलियर था वैसे 26/11 भी फेलियर था। लेकिन प्रॉब्लम ये है जब ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है या फिर कोई भी ऐसी कई सारी सिक्योरिटी एजेंसीज का फेलियर देखने को जब मिलता है तो उसके बाद गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है। पुलवामा अटैक के बाद बहुत सारे एयर स्ट्राइक करवाए थे इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन 26/11 अटैक के बाद जो कि 3 दिन तक चला था उसके बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने सिर्फ पाकिस्तान से नेगोशिएट करते रह गए। उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पाकिस्तान के साथ सिर्फ नेगोशिएशन में ही अपना सारा टाइम बर्बाद कर दिया कि ये टेररिस्ट कहाँ से आए, ये टेररिस्ट कौन है, ये टेररिस्ट ऐसे हैं। सीधे सीधे लिंक उनको मिला था। कई सारे एजेंसीज ने कंफर्म किया था ये पाकिस्तान के द्वारा करवाई गई टेररिस्ट एक्टिविटीज थी, लेकिन सरकार उस वक्त की उसने कुछ नहीं किया। ओवरऑल उस वक्त की कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको भगवा आतंकवाद साबित करने के लिए मतलब सारी कोशिश करी थी। पाकिस्तान की तरफ से भी सारी बातें बोली गई थी कि आरएसएस ने करवाया है। ठीक है, इस तरह की बातें निकल के आई थी। बल्कि आज हम ये ब्रेकिंग न्यूज देते हैं कि इंडियन सोर्सेज से हमें कंफर्म हुआ है वो लड़का जिसकी तस्वीर बार बार दिखाई जा रही है। यहाँ पे प्रोड्यूसर साहब से मीडिया पे जा तो कि इस वक्त वो डिस्प्ले भी कर दें वो तस्वीर। जिस लड़के की तस्वीर ये दिखाई जा रही है इसका आप नोट कीजिए कि हाथ के ऊपर ये येलो बैंड पहना हुआ है। ऑरेंज रंग का जो बैंड है, ऑरेंज बैंड, ये सैफरॉन बैंड जो है ये बीजेपी के दहशतगर्दों की खास निशानी है। इस लड़के का नाम अमर सिंह है, ये सिख है, और इसके साथ जो दूसरा लड़का मारा गया है इसका नाम हीरा लाल है। ये दोनों रॉ के एजेंट्स है। ये खबर हमको इंडियन इंटेलिजेंस सेटअप से अंदर से पहुंची है उन लोगों की कि जो पुलिस सर्विसेज के हैं और इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के खिलाफ इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और दे हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस मैन। ये सिख है, और इसके साथ जो दूसरा मारा गया उसको उन्होंने म्यूटिलेट कर दिया, उसकी शक्ल इतनी खराब कर दी है कि कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर सके। अमर सिंह को जिंदा गिरफ्तार किया गया और ये हीरा लाल जो है इसको मार दिया गया, मार के शक्ल में। और ये जिसकी अभी आप जैसा देख रहे हैं तस्वीर, ये जो लड़का है जिसके हाथ पे ऑरेंज बैंड है और ये बैग्स लेके जा रहा है, उसके हाथ में गालिबन एक गन भी है, ये सिख लड़के, आप इसकी बात बता रहे हैं। आप इसको एनालाइज कीजिए, इसकी शक्ल भी पाकिस्तानी नहीं है, या कोई पाकिस्तानी मुसलमान की शक्ल ये नहीं होती। इस लड़के का इंडियन फेस है बिकॉज़ वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस। और ये कोई भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इन लोगों ने यहां पे दहशतगर्दी शुरू करने से पहले कैफे में बैठ के शराबें पी हैं, इनके बैकपैक से शराब की बोतलें निकली हैं। कोई मुसलमान मुजाहिद जो जिहाद पे जा रहा और शहीद होने जा रहा वो अपने बैकपैक में शराब की बोतलें नहीं रखेगा। मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, एक पाकिस्तानी आतंकी जिंदा पकड़ा गया। पाकिस्तान की मीडिया ने, दुनिया ने यह स्वीकार किया ये पाकिस्तानी है, लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा पाकिस्तान का पाप, इतना बड़ा पाकिस्तानी आतंकी हमला, और ये क्या खेल खेल रहे थे? वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या कर रहे थे? कांग्रेस पार्टी इसको भगवा आतंक सिद्ध करने में जुटी। कांग्रेस दुनिया को हिंदू आतंकवाद की छवि बेचने में लगी हुई थी। तुम हमें कहते हो कि गुजरात में खून की नदियां बह रही है। अरे मियां, तुम्हारे पाकिस्तान का हाल क्या है? अरे मियां, हिंदू आतंकवाद, अरे मियां मुशर्रफ, तुम्हें मालूम नहीं है हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है। लेकिन मियां, अगर तुम्हारे पाप के कारण, ये तुम्हारी हरकतों के कारण कोई हिंदू अगर इस रास्ते पे चढ़ गया आतंकवाद के, तो मियां मुशर्रफ कान खुल के सुन लो, जब हिंदू आतंकवाद आएगा ना तो दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का नामो निशान आज अपनों
तो ये लोग कब का इसको आरएसएस की साजिश और भगवा आतंकवाद घोषित कर दिए होते, लेकिन खैर कसाब पकड़ा गया था और कसाब जब पकड़ा गया उसके साथ नेगोशिएशन की गई तो पता चला कि इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। और इन्होंने एक और पॉइंट रखा था कि जो पाकिस्तान है वो कई बार इंडियन गवर्नमेंट्स के ऊपर ये एलिगेशन लगाता आया है कि उनके यहाँ पर जितने भी गैंग वॉर्स हुए थे या फिर जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है वो इंडिया ने करवाया है। ये कई सारे एलिगेशंस लगाए हैं, कई सारे, जैसे सरबजीत वाला केस उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था जिसको इंडिया ने कई बार डिनाई किया है। तो इंडिया तो छोड़ो, दुनिया की कोई भी कंट्री ये बात एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उनके एजेंट्स इन्वॉल्व हैं किसी दूसरी कंट्री के कोलैप्स हो जाने में या फिर दुनिया भर की जो कंट्री में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके एजेंट्स इन्वॉल्व हैं। एग्जाम्पल के लिए अलकायदा जो है उसको जन्म देने से लेकर उसको पावरफुल बनाने तक अमेरिका का कितना बड़ा हाथ था ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन अमेरिका हमेशा इस बात को डिनाई करता आया है। अमेरिका जो है अफगानिस्तान में या जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जन्म देने में सबसे ज़्यादा अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का हाथ है। अमेरिका कभी ये बात एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश थे वहाँ पर कुछ ना कुछ तो हो रहा है, जहाँ की गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है वहाँ कुछ ना कुछ तख्ता पलट जैसी कुछ चीज़ें हो रही हैं। और बांग्लादेश का एक बहुत ही बड़ा लीडर था जो कि ग्रेटर बांग्लादेश की बात करता था। आसाम समेत कई सारे इंडिया के स्टेट्स थे इंक्लूडिंग 7 सिस्टर्स, उनको दिखाया गया था। इसकी कई सारी फोटोज भी उसने शेयर की थी। उसको किसी ने गोली मार दी थी, किसी अननोन गनमैन ने गोली मार दी थी और इसके बाद भी एक लीडर की मौत हुई थी। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं इन सब में कहीं ना कहीं खुफिया एजेंट्स की ही हाथ होते हैं। अभी रिसेंटली आप न्यूज में देख रहे होगे जो ईरान में जो चीजें हो रही हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन सब के पीछे भी अमेरिका की CIA का ही हाथ है। बिकॉज इससे पहले अमेरिका ने वहां पर एयर स्ट्राइक किया था। वहां पर अमेरिका ने ईरान पर ये एयर स्ट्राइक इसलिए किया था बिकॉज वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की काफी कोशिश कर रहा था। ईरान के कई सारे साइंटिस्ट और ऑफिसर लोग को भी मारा था। आप लोग अभी न्यूज में देख रहे होंगे कि ईरान में सिचुएशन अच्छी नहीं है, वहां पर कई सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ जितने भी वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन सब के पीछे अमेरिका के खुफिया एजेंट CIA लोगों का ही हाथ है, ठीक है। तो ये जितना भी स्पियोनाज वाली जो दुनिया चल रही है अभी, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज हो रही है, तो दुनिया की कोई भी कंट्री इन सब चीजों को एक्सेप्ट आके ऑफिशियली कभी नहीं करेगी भाई, बिकॉज यही तो मजा है इस पूरे के पूरे गेम का जो हम लोग अभी धुरंधर में देखे हैं। और आगे बात करते हैं अमेरिका या नोटे कंट्रीज के जितने भी जासूस हैं, ठीक है, वो सब के सब इन्वॉल्व रहते हैं कहीं ना कहीं। अगर कोई कंट्री उनकी बात नहीं मान रही है, उनकी कोई कंट्री उनके हिसाब से नहीं चल रही, तो वहां पर वो अपने जासूस को काफी ज्यादा सक्रिय करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसामा बिन लादेन था जिसने 9/11 का अटैक कराया था। और 9/11 का अटैक यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री का, इंटेलिजेंस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा काला धब्बा है, ठीक है। उसको कभी अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करता कि उनकी CIA के लोग इन्वॉल्व थे अलकायदा के जन्म लेने में, अलकायदा के काफी ज्यादा पावरफुल होने में। तालिबानियों को जन्म किसने दिया, इन सब चीजों को कभी अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करे। तो मूवी की स्टार्टिंग ही कांधार हाईजैक से होती है। इस हाईजैक में कुछ आतंकवादियों को उस टाइम की गवर्नमेंट ने छोड़ा, जिसमें से मसूर अजहर था जिसने आगे चल के पार्लियामेंट अटैक कराए थे, जो कि इस मूवी में दिखाए जाते हैं। और जो आगे चल के पुलवामा अटैक हुए थे उसमें भी इसी मसूर अजहर का ही हाथ था। कांधार हाईजैक में जब इसको छोड़ा गया था तो इसका पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्वागत हुआ था। इसके नाम पे एक रैली निकाली गई थी और इसने जैश-ए-मोहम्मद नाम के एक आतंकी संगठन को जन्म दिया। इस संगठन का मकसद ये था कि कश्मीर को इंडिया से अलग करके दिखाएंगे। तो जैश-ए-मोहम्मद का काम ये था कि कश्मीर के जो यंग यूथ हैं उनको इन्फ्लुएंस करना है। जितने भी यंग कश्मीरी इस संगठन से जुड़ते थे उनको POK भेजा करते थे। यहाँ पर उनकी पूरी की पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाती थी, जिसके बाद से वो इंडिया आके एक तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर किया करते थे, जिसकी वजह से इंडिया पे प्रेशर बना सके। जैश-ए-मोहम्मद में ज्यादातर कश्मीरियों को ही रिक्रूट किया जाता था, बिकॉज अगर पाकिस्तान का कोई व्यक्ति इसमें होता तो पाकिस्तान का नाम आता। इससे ये मैसेज जाता कि कश्मीर के लोग इन्वॉल्व हैं कश्मीर की आजादी के लिए। जितने भी यूथ होते हैं जिनके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा होता है इंडिया के प्रति, इस गुस्से का फायदा ये आतंकवादी संगठन उठाते हैं। न्यूज में तुमने बुरहान वानी नाम का एक बंदे का नाम सुना होगा जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जिसको 2016 में एनकाउंटर में मार दिया था इंडियन आर्मी ने। इसके बाद मसूर अजहर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। कश्मीर की पब्लिक जो थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी इंडियन आर्मी से, और इस गुस्से का फायदा उठाते हुए मसूर अजहर ने बोला कि हम बदला लेंगे, और उसने पुलवामा अटैक करवा के इंडियन आर्मी से बुरहान वानी का बदला लिया था। तुमने अफजल गुरु का नाम भी सुना होगा न्यूज में काफी ज्यादा। तो ये जो अफजल गुरु था वो इंडियन कश्मीरी था, ये भी जैश-ए-मोहम्मद का ही मेंबर था। जैश-ए-मोहम्मद का ओवरऑल जो काम है वो यही है कि इंडियन मुस्लिम, चाहे वो कश्मीर के हो चाहे वो इंडिया के कहीं के भी हो, उनके अंदर जो इंडिया के प्रति जो गुस्सा है, इंडिया के लोगों के प्रति जो गुस्सा है, उसका फायदा उठाकर जैसे-ए-मोहम्मद ज्वाइन करवाएं और वो काफी ज्यादा फाइनेंशियली
हेल्प भी करते हैं इन लोगों की, इनके जो फाइनेंशियल नीड होती है उसको भी लोग एक तरह से ट्रैप की तरह यूज करते हैं, अच्छा खासा पैसा देते हैं, इनकी हेल्प करते हैं और बदले में इंडिया में टेररिस्ट अटैक करवाते हैं। इस धुरंधर मूवी में 4 ऐसे मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तो इलियास कश्मीरी जो कि इसमें दिखाया गया है, और दूसरा है रहमान डकैत का कैरेक्टर, चौधरी असलम का कैरेक्टर भी दिखाया गया है इसमें। जो रहमान डकैत है इस मूवी में निपट चुका है, बाकी 2 कैरेक्टर्स बचे हैं मूवी में। जो स्टार्टिंग में अजीत देओल का कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं हमारे आर माधवन का कैरेक्टर, जिसको अजय सान्याल का कैरेक्टर दिखाया गया है इस मूवी में, इस कैरेक्टर का जो प्लेन हाईजैक वाला जो ये सीन था जिसमें वो भारत माता की जय बोलते हैं और लोग इतने डरे होते हैं कि वो डर के मारे कुछ बोलते ही नहीं है, तो वो एक्चुअली में रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड था। इसको अजीत देओल कैरेक्टर ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया भी था। इस बात का पर्सनल तौर से ये मलाल था कि जब ये हाईजैकर्स वहीं पर थे तो मैं हवाई जहाज के अंदर स्वयं गया था और मैं उनके कॉकपिट के रास्ते नीचे की लैडर से गया था और मैंने सारे के सारे हाईजैकर्स, सारे के सारे पैसेंजर्स को एड्रेस किया था और सारे के सारे पैसेंजर्स को मैंने ये कहा था, हाईजैकर्स भी वहां पर थे, कि आप लोग आजाद हैं और भारत की सरकार और भारत देश पूरा आपके साथ है और हम आप लोगों को यहां से सुरक्षित ले जाएंगे, है ना। उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि बोलिए भारत माता की जय या जय हिंद, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे इस बात का जरूर मलाल था कि ये लोग इतने डरे हुए थे और इनके अंदर में उस वक्त में एक राष्ट्रीयता की भावना जितनी होनी चाहिए जो नेचुरल था, शायद जितने समय तक कोई भी रहता तो वो होता। तो ये मुझे लगा कि जो हाईजैकर्स थे उनका मनोबल और उनको जो सपोर्ट था वहां पर ISI का, पाकिस्तान एक नेबरिंग कंट्री होते हुए, पाकिस्तान एक सिग्नेटरी होते हुए यूनाइटेड नेशंस के एंटी हाईजैकिंग लॉज के बारे में, उन लोगों को इतनी पनाह और इतना वो दे रहा था और हम पाकिस्तान को डील नहीं कर पाए इफेक्टिवली। और उसके बाद की बात घटनाओं पर जो घटनाएं होती चली, पाकिस्तान ने हमारे को ब्लीड किया। इस बात का मुझे जरूर दुख है कि वो घटना अगर हो भी गई तो हमें 2 कदम जरूर उठाने चाहिए थे। एक तो पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत कदम और दूसरे 3 लोगों को उन्होंने छुड़वाया जरूर, लेकिन 33 लोग ऐसे बच गए थे जिनके के लिए डिमांड हुई थी और जो हमने नहीं छोड़े थे। शायद हम अपने कानून में ऐसा परिवर्तन कर सकते थे और हमें करना चाहिए कि अगर कोई आदमी बंदी हो और उनको छुड़ाने के लिए किसी ने प्लेन को हाईजैक किया या किसी को किडनैप किया, तो उन लोगों के लिए जो प्रिज्यूम हो, ये कानून प्रिज्यूम करेगा कि वो लोग टेररिस्ट हैं और वो गिल्टी हैं। अपनी इनोसेंस प्रूव करने का ओनस उन पर होगा, पुलिस के ऊपर में नहीं। एंड इसके बाद 2001 का जो पार्लियामेंट अटैक दिखाया जाता है, इसमें जो लेडी पुलिस मरती हुई दिखाई जाती है, ये भी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। 2001 के पार्लियामेंट अटैक में कमलेश कुमार यादव इस पार्लियामेंट अटैक में ही शहीद हो जाती हैं। ओवरऑल इसमें कई सारे पुलिस ऑफिसर्स मारे जाते हैं और ये पार्लियामेंट के अराउंड इन लोगों ने कई सारे बॉम्ब्स सेट कर दिए थे जो कि 2-3 घंटे तक फटते हैं, लेकिन 30 मिनट के अंदर ही वहाँ के जितने भी CRPF और जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सब ने मिलकर इन आतंकियों को मार दिया था। 1-2 घंटे तक बम फटते रहते हैं तो ये क्लियर नहीं हो पाता है कि बम कौन फोड़ रहा है, फटना बंद हो जाते हैं, तब सिचुएशन शांत होती है। उस वक्त के होम मिनिस्टर आडवाणी जी पार्लियामेंट में ही थे। इस पार्लियामेंट अटैक में मसूर अजहर जो था वो आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही मरवाना चाहता था, लेकिन ये पहली बार नहीं था कि बीजेपी के किसी बड़े लीडर पे अटैक हुआ था। ठीक है, ये दहशत पैदा करने के लिए किया जा रहा था ताकि इंडिया के ऊपर एक प्रेशर बनाया जा सके। एंड इसके कई सालों बाद जब मोदी जी और आडवाणी जी इस बात से बेखबर थे कि उनका असैसिनेशन होने वाला है, तो ये घटना सामने आई थी। 2002 के जो गुजरात दंगे हुए थे उनके बाद आडवाणी जी और मोदी जी के ऊपर असैसिनेशन का प्लानिंग करवाई गई थी और इसमें इशरत जहान नाम की लड़की पकड़ी गई थी, जिसके बारे में तुमने न्यूज में काफी ज्यादा सुना होगा। इशरत जहान एक्चुअली में कई सारे आतंकवादियों के साथ पकड़ी गई थी गुजरात में और वहां पर इसको वहां की जो गुजरात पुलिस थी उसने एनकाउंटर में मार दिया था। उस वक्त गुजरात दंगे हुए थे, गुजरात दंगे के बाद ही ये चीज हुई थी वहां पर और कई सारे एनकाउंटर्स हुए थे। सिर्फ इशरत का ही नहीं हुई थी, लेकिन इशरत के ऊपर काफी हिंदू मुस्लिम राजनीति हुई थी। जितने पॉलिटिकल पार्टी थी, जो लेफ्ट विंग वाली पार्टीज थी, उन सब ने मिलकर इशरत के ऊपर सिंपैथी बनाई थी। बाद में CBI जब जांच हुई है, SIT में इसकी जांच हुई, तब पता चला कि इशरत जहान एक्चुअली में एक आतंकवादी संगठन से जुड़ी हुई थी। उनके साथ मिलकर वो मोदी जी और आडवाणी जी को मारना चाहती थी। The Gujarat police have defended their actions, saying that these were 4 people who were out looking to attack and kill Narendra Modi as well as senior
leaders like L.K. Advani and Praveen Togadia. और उस वक्त की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी थी उन सब के पास ऐसे फेक इंफॉर्मेशन भी आई थी। तो उन फेक इंफॉर्मेशन के चक्कर में कई सारे लोगों का इन्वेस्टिगेशन हुआ था उस टाइम पर, कई सारे लोगों का एनकाउंटर हुआ था, उसमें से इशरत भी थी, क्योंकि इशरत एक लड़की थी। तो एक लड़की कभी एक आतंकवादी नहीं हो सकती, मासूम थी वो, तो उसको लेके कई लोगों ने सिंपैथी बनाई थी। लेकिन जब सीबीआई जांच हुई थी तो उसमें पता चला कि इशरत समेत जितने लोगों का भी एनकाउंटर गुजरात पुलिस ने उस वक्त किया था वो सब के सब आतंकवादी थे। एंड 26/11 से पहले जो डेविड हेडली था, जिसने 26/11 के अटैक से पहले मुंबई के जो बीच के एरियाज थे जहाँ से आतंकवादी आए थे, इन सब जगहों की, इनफैक्ट ताज होटल की अच्छी खासी इंफॉर्मेशन, इमेजेस, कई सारे वीडियोस बनाया था उसने, जो कि उन्होंने आतंकवादियों को दिए थे ताकि अच्छी खासी वो रिसर्च कर सके, प्लानिंग कर सके। और इलियास कश्मीर जिसने 26/11 का प्लान बनाया था, जिसने इस पूरे अटैक को एग्जीक्यूट किया था, उससे जाके वो पाकिस्तान में मिलता भी है। तो ये एग्जैक्ट सीन धुरंधर मूवी में कुछ देर के लिए दिखाया गया था। इसमें डेविड हेडली का कैरेक्टर खड़ा होता है। अगर तुम लोग को पता नहीं है तो इसी डेविड हेडली के कैरेक्टर ने एनआईए को इंट्रोगेशन में ये बताया था कि 2005 में लश्कर तैयबा का हेड जो है जाकिर रहमान लखवी ने मुजम्मिल भट्ट नाम के एक व्यक्ति से डेविड हेडली को मिलवाया था, और वो लोग एक लड़की के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम इशरत जहान था। और डेविड हेडली ने ये भी एनआईए को बताया था कि मुजम्मिल भट्ट नाम का जो ये बंदा था, इसने ही इशरत जहान नाम की इस लड़की को, ठीक है, रिक्रूट किया था, जो आगे की प्लानिंग थी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। 2006 के बाद जब ये बात सामने आई थी, एनआईए ने ये बात सामने रखी थी, तो ये बात उस वक्त की गवर्नमेंट कांग्रेस ने एनआईए की रिपोर्ट में से हटवा दी थी। उस वक्त जो पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे, उनके ऊपर सब लोगों ने ब्लेम किया था इस बात के लिए। इनफैक्ट राइट विंग के जो लोग थे उन्होंने पी चिदम्बरम को इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट होम मिनिस्टर बोला था। तो ये जितने भी एनकाउंटर्स हुए थे फेक, इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक एसआईटी बनाई जाती है कोर्ट के ऑर्डर्स पे, बिकॉज जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और जो स्टेट गवर्नमेंट थी गुजरात की, वो आपस में सही से काम नहीं कर रहे थे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और जो स्टेट गवर्नमेंट गुजरात की थी, वो दोनों एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे थे, जिसकी वजह से कोर्ट के आदेश पर एक एसआईटी बनाई गई थी। ये एसआईटी 10 साल तक चलती है और इन 10 सालों में काफी ड्रामा होता है जिसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। ओवरऑल समरी यही थी कि इस एनकाउंटर्स में जितने भी लोग मारे गए थे वो सब के सब आतंकवादी पाए गए थे। 10 साल तक एसआईटी चलने के बाद एट द एंड जो 2014 की इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा इलेक्शंस, उनमें बीजेपी जीत जाती है। तो जेल में बंद जितने भी इस एसआईटी की वजह से लोग थे वो सब बाहर आ जाते हैं और इस केस को सब लोग भूल जाते हैं। और मूवी में इंडिया की फेक करेंसीज का यूज करके इंडिया में टेररिज्म फैलाने वाला जो ये पूरा का पूरा एंगल दिखाया गया था, ये भी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड था। मूवी में जो खंगानी ब्रदर्स दिखाए गए थे, जो फेक करेंसी का बिजनेस करते थे, जो अमेरिका और बाकी कंट्रीज में जितने भी टेररिज्म हो रहे हैं उनमें ये फेक करेंसी इनकी इन्वॉल्व हुआ करती थी। ये सब भी एक्चुअली में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते थे। रियल लाइफ में इन दोनों का नाम अल्तफ और जावेद खंगानी था। इन दोनों ने मिलकर पूरे के पूरे इंडिया में टेररिज्म में जितने भी फेक और हवाला के नोट्स होते थे वो सब के सब इन्फ्लुएंस किए थे। डिमोनेटाइजेशन जो 2017 में हुआ था उसका फायदा पॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा हुआ था इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग पकड़ाए गए थे फेक नोट्स के साथ। फेक नोट्स का यूज करके इलेक्शंस तक जीते जाते थे और ये इलेक्शन के रिजल्ट्स बहुत ही ड्रामेटिकली चेंज हो जाते हैं जब 2017 का यूपी इलेक्शन होता है, जिसमें बीजेपी काफी ज्यादा अच्छे वोटों से जीतती है। तो डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था उसका काफी अच्छा इंपैक्ट हुआ था। इस मूवी में हमारे अजीत देओल का कैरेक्टर ये बोलता है कि जब प्रो गवर्नमेंट आएगी तो ये फेक नोट्स वाला जो मुद्दा होगा वो उस गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। तो देलरू नाम की कंपनी थी जो कि इंडियन करेंसीज के नोट्स को प्रिंट करने के लिए कागज दिया करती थी। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको आगे चल के ब्लैकलिस्ट भी किया था उस टाइम पर। इस कंपनी के पास कोई पेटेंट नहीं था, लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कई सारा मतलब कॉन्ट्रैक्ट देकर रखा था अपना। ब्लैकलिस्ट जब किया था उसके बाद आगे चल के इस ब्लैकलिस्ट को हटा भी दिया गया था जब पी चिदम्बरम भाई साहब के पास पावर आई थी। लेकिन मामला जब सीबीआई के पास गया, सीबीआई ने जब जांच करी, तब पता चला कि इस कंपनी ने काफी सारे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। इसके पास कोई पेटेंट नहीं था, सब कुछ फेक था। और इसी देलारू कंपनी के पास जो इंडियन नोट्स को प्रिंट करने वाले प्लेट्स थे वो चोरी हो गए थे, जो कि सीधे सीधे साफ है कि पाकिस्तान के आईएसआई ने ही चोरी किया होगा ताकि वो इंडियन नोट्स को प्रिंट कर सके। ये इंडियन नोट्स को प्रिंट करके इंडिया नेपाल जो बॉर्डर है वहां से इंडिया में ये सारा हवाला का पैसा आता था। एनी डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो वो जो खंगानी ब्रदर्स थे उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। तो ये दिखाता है कि कितना बड़ा स्टेप था ये गवर्नमेंट का। मूवी में इलियास कश्मीरी जो ये लाइन बोलता है कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, एक्चुअली में ये कोट जियाउल हक ने बोली थी 1971 के वॉर के हारने के बाद, जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता जिसमें पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था बहुत ही बुरी तरीके से। उसके बाद ही ये कोट गुस्से में बोला था उन्होंने, जिसको इलियास कश्मीरी इस पूरे के पूरे सीन में कोट करता है। तो 1980s में यूएसएसआर का जो वॉर हो रहा था, अमेरिका बैकफुट पे होकर आईएसआई का यूज करके
अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीनों को तैयार कर रहा होता है। ये मुजाहिदीनों में से एक मुजाहिदीन मोहम्मद इलियास कश्मीरी होता है। ये खुद का ब्रिगेड 313 नाम का एक आतंकवादी संगठन बनाता है, जिसमें कई सारे बंदों को ये खुद तैयार करता है और पाकिस्तानी ISI के फेवरेट जैसे मोहम्मद के भी फरमान को ये बिल्कुल नहीं मानता। और यहीं से ISI की नजर में आया मोहम्मद इलियास कश्मीरी का नाम, और उसके बाद ISI इसको काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। और इनफैक्ट ये 2003 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मुशर्रफ के ऊपर भी अटैक करता है, जिसकी वजह से इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। इनका आपस में ही कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। आगे चल के ISI के साथ इस इलियास कश्मीरी का जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ISI ने ही USA को इसका पता दिया और USA ने इसको ड्रोन अटैक में मार दिया था। USA इससे नफरत करता बिकॉज ये पहले अलकायदा में था, जो ओसामा बिन लादेन की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। ओसामा बिन लादेन कितना फेमस है, इस पे भी एक मस्त वीडियो बन सकती है गाइस, लंबी बातचीत होगी उस पे भी। ओवरऑल जो इलियास कश्मीरी का जो कैरेक्टर है इस धुरंधर मूवी में, वो सेकंड पार्ट में उसकी कहानी आगे हमें दिखाई जाएगी कि हमारा रणवीर का कैरेक्टर किस तरह से इलियास कश्मीरी को मैनिपुलेट करेगा, जिसकी वजह से वो ISI के विरुद्ध चला जाएगा और फिर ISI उसी की फील्डिंग सेट कर देती है। तो ये आने वाली मूवीज में दिखाया जाएगा। और अब बात करते हैं चौधरी असलम का। चौधरी असलम का कैरेक्टर जो इस मूवी में दिखाया गया था, वो इसमें एक ही दिन में मार देता है रहमान डकैत को विद द हेल्प ऑफ रणवीर सिंह का कैरेक्टर जो भी मूवी में दिखाया गया है। लेकिन रियल लाइफ फिर लिहारी की जो पूरी की पूरी गैंग वॉर चली थी, जिसको सफाया करने के लिए उसने 1 हफ्ते तक ऑपरेशन चले थे, जिसमें उन्होंने कई सारे लोगों को मारा था। और ये चौधरी असलम का कैरेक्टर एक्चुअली में कोई दूध का धुला आदमी नहीं था, ये पैसे लेकर एनकाउंटर करता था। और आगे चल के जब इसका नाम बन गया, उसने अपनी लाइफ में कई सारे एनकाउंटर किए थे। उन सारे एनकाउंटर्स में किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को मारने की इसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि एक ग्रुप के लिए दूसरे ग्रुप को मारता है, ये पैसे लेकर मारता है। तो इस टाइप के कई सारे एलिगेशंस लगे थे और ये एलिगेशंस काफी हद तक सही भी लगते हैं, क्योंकि TTP नाम की एक आतंकवादी संगठन था, तारीख तालिबान पाकिस्तान नाम है इसका पूरा। इस आतंकवादी संगठन ने इसको बम से उड़ा दिया था बिकॉज इससे काफी बड़ी दुश्मनी हो गई थी। रियल लाइफ में जो चौधरी असलम का कैरेक्टर है, उनकी जो वाइफ थी वो संजय दत्त को काफी ज्यादा पसंद करती थी। अब बात करते हैं रहमान डकैत की। तो बलूचिस्तान की जो एक एरिया था लियारी, वहां पर बहुत ज्यादा करीबी थी, वहीं से भाई साहब निकले थे और क्राइम से इन भाई साहब का बहुत ही अच्छा दोस्ताना था। 80 से भी ज्यादा केसेस जो वहाँ की पुलिस स्टेशन थे वहां पर दर्ज थी। वो तो 1 हफ्ते तक पूरा एनकाउंटर ऑपरेशन चला 2009 में और इन भाई साहब को मार दिया गया उसमें। हालांकि इस कैरेक्टर का काफी अच्छे से किरदार निभाया है हमारे अक्षय खन्ना भाई साहब ने। रियल लाइफ में इस कैरेक्टर की एक्चुअली में हिस्ट्री गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी ही थी, ठीक है। और मूवी तुम लोगों ने देखी है तो ज्यादा इसके बारे में बात करने से फायदा है नहीं। अब नेक्स्ट रणवीर के कैरेक्टर की रियल लाइफ इंस्पिरेशन के ऊपर बात करते हैं, बिकॉज मूवी में से कई सारे सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद जो सिख दंगे हुए थे उससे काफी ज्यादा मैच करते हुए विजुअल्स देखे थे। तो इसको लेके जो बैक स्टोरी है, इसको लेके मैं बिल्कुल भी तुमको स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा, ठीक है। मैं चाहूंगा कि सिख दंगों वाली बात हम जब पार्ट 2 आएगा तब बात करेंगे। अब बात करते हैं अजय सान्याल के कैरेक्टर के बारे में, जिसको R माधवन ने प्ले किया है और ये कैरेक्टर इंस्पायर्ड है अजीत देवल के कैरेक्टर से। तो अजीत देवल का जो कैरेक्टर है मूवी में एक लाइन बोलता है कि हिंदुस्तानियों का सबसे पहला दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आता है। ये एक्चुअली में रियल लाइफ कोट है उनका। इस कोट में एक्चुअली वो ये बोल रहे थे कि पानीपत की लड़ाई हो या इंडिया की हिस्ट्री में जितनी भी लड़ाइयां हम लोगों ने लड़ी हैं वो अपने लोगों से ज्यादा लड़ी हैं। जब भी हम दुश्मनों से लड़ने गए, चाहे मुगल के टाइम पानीपत की लड़ाई हो या अंग्रेजों के खिलाफ जितनी भी लड़ाई हमने लड़ी है, सामने वाले दुश्मन की सेना में अपने लोग ज्यादा थे। तो इस बात को लेकर काफी ज्यादा अजीत देवल का कैरेक्टर दुखी होते हैं। इस पूरी की पूरी स्पीच में वो ये भी बोलते हैं कि इसकी फीलिंग वो आज भी अपने इस देश में फील करते हैं। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का, और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत विदेशों से इतना नहीं हारा। अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ कोई लड़ाई ऐसी नहीं जीती जिसमें कि अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाही नहीं थे। चाहे वो पहले बंगाल नेटिव आर्मी थी, 1857 के अंदर में सिखों और गुरखास ने उनका साथ दिया। जब सिखों से लड़ाई हो रही थी तो बाकी लोगों ने उनका साथ दिया। हमेशा नेटिव आर्मी उनके साथ थी। जब जब आक्रमण वेस्ट से हुआ, चाहे वो पार्थियंस थे, चाहे हून थे, चाहे मंगोल आए, बाद में मुगल आए, तो लश्कर कहां बने? वो तो थोड़े से लोग आए थे। लश्कर बने काबुल में, जिस वक्त तो इस्लामाइज भी नहीं हुआ था, लाहौर में, सरहंद में। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का, और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया, और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है। और भारत को आंतरिक बाह्य शक्तियों से जो सबसे बड़ा खतरा है, वो खतरा इस बात का है
कि हमारे अपने लोग ही कहीं राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र के गौरव का सौदा न कर बैठे। ये पूरा स्पीच काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग है, जिसका लिंक मैं अगर हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिकॉज ये टुकड़ों टुकड़ों में मैंने देखी है यूट्यूब पर, इसका फुल वीडियो लिंक मेरे को नहीं मिला। ओवरऑल अभी रिसेंटली उन्होंने विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में बहुत ही अच्छा स्पीच दिया था, जिसमें वो यूथ को ये समझा रहे थे इंडिया का जो गुलामी वाला पीरियड था, जिसमें अंग्रेजों ने, मुगल्स ने और तरह तरह के राजाओं ने इंडिया में इन्वेड करके राज किया था, उस टाइम को अगर आज की जो जनरेशन है वो भूल जाती है तो इससे बड़ी ट्रेजेडी कोई नहीं हो सकती है। तो बहुत ही लंबा इंटरव्यू था, काफी इंस्पायरिंग था, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस। इंडियन स्पाई हिस्ट्री के 2 सबसे बेहतरीन स्पाइस, पहले हैं आर.एन. काओ और दूसरे हैं अजीत डोभाल का कैरेक्टर। आर.एन. काओ ने एक्चुअली में रॉ एजेंसीज की नींव रखी थी। इंदिरा गांधी जब पहली बार पीएम बनी थी तो उन्होंने इंडियन स्पाइस का जो पूरा का पूरा एक नया ब्रांच बनाया था, जिसका नाम था रॉ को बनाने में आर.एन. काओ का बहुत बड़ा हाथ था। और इस रॉ को बनाने के पीछे का सबसे बड़ा मकसद ये था कि इंडिया की जितनी भी एजेंसीज थी, जैसे कि IB, ये इतने ज्यादा यूजफुल नहीं थी। चाइना ने कई बार अटैक किया था, पाकिस्तान ने कई बार अटैक किया था, तो ये IB अगर स्ट्रांग होती तो हमें उनके अटैक से पहले ही हमें इंफॉर्मेशन पता होता, चाइना है हम लोग के ऊपर अटैक करने वाला है या पाकिस्तान हम लोग के ऊपर अटैक करने वाला है, तो हम लोग पहले से प्रिपेयर रहते हैं। कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है किसी भी देश की, वो उसका काम यही होता है कि अंदर और बाहर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इंडिया के जो बड़े बड़े सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको पहले से ही आगाह करना है। जैसे कि IB जो था, जो कि अंग्रेज जब छोड़ के गए थे इस देश को, तभी उन्होंने IB को इंडिया को ट्रांसफर कर दिया था। और ये IB इतना काम का था, ठीक है, चाइना ने हम पे अटैक किया, पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया, तो ये इतना यूजफुल नहीं था इंडिया के लिए। तो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने आर.एन. काओ को ये बोला कि हमें एक ऐसी स्पाई एजेंसी बनानी है जो कि इंडिया के अंदर और बाहर की जितने भी दुश्मन हैं उन पे नजर रखे और उनसे रिलेटेड जितने भी इंटेल्स हैं वो पहले ही पता हो। तो 1968 में जन्म हुआ रॉ एजेंसीज का, रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग यानी कि रॉ का, जिसमें सबसे बड़ा हाथ इंदिरा गांधी और आर.एन. काओ का था। और रॉ का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसका जो हेड होगा रॉ का, वो सीधे पीएम को रिपोर्ट करेगा, उसको बीच के इतने सारे ऑफिसर्स के साथ डील नहीं करना होगा, वो सीधे पीएम को रिपोर्ट करेगा। और इसी वजह से ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल एजेंसी बनी आगे चल के, बिकॉज देश के प्राइम मिनिस्टर को पहले से पता होता था कि कौन से देश के साथ ज्यादा दोस्ती रखनी है और कौन से ऐसे देश है जिनसे उनको दुनिया बना के रखनी है, वो हमारा दुश्मन बनने वाला है। तो रॉ बनने के बाद जो पुराने IB की जितने भी लोग थे उनको इंडिया के अंदर के जितने भी इन्वेस्टिगेशन और मिशन होते थे वो दिए जाने लगे। कोई भी IB का बंदा फॉरेन की जितने भी काम होगा वो नहीं करेगा, फॉरेन का जितना भी काम होगा वो रॉ एजेंट्स करेंगे। और रॉ एजेंट्स का जो पूरा नाम होगा, जो रियल नाम है या जितने भी इंफॉर्मेशन होगी, उसको कागज के टुकड़े पर भी लिखना अलाउ नहीं था। वो सब चीजें उनको याद रखनी होंगी अपने मन में। और यहाँ तक कि रॉ एजेंट्स का कोई दफ्तर नहीं होता था, कोई उनका नेम प्लेट नहीं होता था। ये लोग सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी होकर काम करते थे। सेक्रेटरी जो होते थे वो सीनियर ऑफिसर्स होते थे, अंडर सेक्रेटरी जो होते थे वो जूनियर ऑफिसर्स होते थे। और इन सब का काम बाहर के जितने भी देश के मिशन होते हैं, देश के अंदर नहीं, देश के बाहर के जितने मिशन होते हैं उनको करना होता था। अंदर के जितने मिशन होंगे उनको IB करेगा। और जितने भी रॉ एजेंट्स की शुरुआती मिशन थे उनको इंडियन MSCs जो होती थी, अलग अलग देश में जो इंडियन MSCs होती थी, उन MSCs में इनका नाम और फेक आइडेंटिटी बनाकर भेजा जाता था। अजीत डोभाल का जो कैरेक्टर है वो भी पाकिस्तान जाएंगे, 7 साल रहते हो पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी चेंज करके मुस्लिम बन के। और अगर तुम किसी पार्टी या किसी संघ का हिस्सा हो या फिर तुम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बहुत बड़े लीडर हो या RSS के बहुत बड़े प्रचारक हो, तो तुम्हारा रिकॉर्ड में अगर ये सब चीजें हैं तो तुम रॉ एजेंट बिल्कुल भी नहीं बन सकते, तुमको लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। बाकी इंडियन सर्विसेज जैसे कि तुम प्राइम मिनिस्टर तक बन सकते हो RSS का मेंबर होकर, बड़े बड़े नेता बन सकते हो, लेकिन तुम रॉ एजेंट कभी नहीं बन पाओगे। तो पाकिस्तान के अंदर 23 साल का एक नौजवान व्यक्ति था जिसको कश्मीरी बेदी बोला जाता था, एक्चुअल नाम अभी भी नहीं मालूम है किसी को। तो वो बंदा वहाँ जाता है, वहाँ के कॉलेज, वहाँ के स्कूल में पढ़कर वहाँ की डिग्री लेता है, वहीं पर बस कर वो ऑलमोस्ट 40-45 साल तक वहाँ पर मतलब अपनी पूरी जिंदगी बिताता है और इंडिया को कई सारे इंटेल्स और खबर देता है। और बाद में जब वो पता चलता है कि वो रॉ एजेंट था तो उसको लोग वहाँ मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई या फिर वो इंसान गायब भी हो गया। लेकिन हाँ, ये पहला ऐसा एजेंट था रॉ का जिसने वहाँ पर जाके पाकिस्तान में मिशन को पॉसिबल करवाया था। तो मूवी में सबसे बड़ा 26/11 का जो अटैक दिखाया गया था जिसको इलियास कश्मीरी ने प्लान किया था, ये दिखाया जाता है। और ये मूवी का सबसे मेन क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है। उस पर रेड स्क्रीन में कई सारे डायलॉग्स लिखे हुए आते हैं और बैकग्राउंड में कई सारे क्लिप्स चल रही होती हैं। हालांकि उन क्लिप्स को दिखाया नहीं जाता है, वो रियल
लाइव क्लिप्स होते हैं, उसके ऊपर रेड स्क्रीन होती है, वो सारे के सारे रियल क्लिप्स जो हैं वो मीडिया में दिखाए गए थे। टीवी पर जिस तरह से मीडिया ब्रॉडकास्ट कर रही थी उसका रेफरेंस लेके इलियास कश्मीरी अपने बच्चों को, अपने जितने भी बच्चे उसने भेजे थे उन सबको गाइड कर रहा होता है। इनफैक्ट उस वक्त की जो 26/11 की जो पूरी की पूरी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग इंडियन न्यूज चैनल्स ने की थी उसकी वजह से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था इंडियन न्यूज चैनल्स को। तो मूवी की रिसर्च में आदित्य धार ने जितनी भी रिसर्च करी है वो एकदम ऑन द पॉइंट है। तो ये काफी अच्छी मूवीज प्रोड्यूस किया है इन्होंने। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना।